हेलो, राधे राधे। और सभी कैसे हैं प्यारे छात्रों। तो आज हम लोग इसी कड़ी में नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपने के नेक्स्ट आगे की चीज़ों की बात करेंगे। जैसे हम लोगों ने कल लास्ट में जो क्लास हुई थी उसमें देखा भी था कि आज हम लोग जो टॉपिक था अपना, वो टॉपिक था अक्षांश एवं देशांतर। तो अक्षांश के अंतर्गत हम लोग आज इसकी पार्ट 3 की बात करेंगे, यानी कि ये वीडियो का तीसरा पार्ट है अक्षांश एवं देशांतर के अंतर्गत। इसके अंदर हम तीसरे पार्ट में कल मैंने डिस्कस किया था कि आज हम लोग इसमें एक भूमध्य रेखा, कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा और इसके बाद मकर रेखाओं की क्या करेंगे, बात करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा की बात करते हैं, भूमध्य रेखा। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में सीखा भी है कि हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के, यानी कि पृथ्वी के केंद्र से होकर के जो रेखा गुजरती है उसी रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो उस रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। फिर से एक बार देखेंगे, जो रेखा पृथ्वी के केंद्र से होकर के गुजरती है उस रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। और यही रेखा 0 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए मेरे प्यारे छात्रों इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें यदि, तो यह रेखा इस पृथ्वी को 2 भागों में बांटेगी। इस भाग को उत्तरी गोलार्ध, कौन सा गोलार्ध कहते हैं, तो इस भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इस भाग को क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो भूमध्य रेखा जो है, इस रेखा पर एक तो 23 सितंबर, एक कौन सी तारीख, 23 सितंबर, और एक आपका कौन सा 21 मार्च जो होता है, 23 सितंबर को शरद विषुव, कौन सी घटना होती है, शरद विषुव होता है, और 21 मार्च को बसंत विषुव होता है। यानी कि शरद विषुव और बसंत विषुव वे घटना होती हैं जिस दिन पृथ्वी पर, यानी कि भूमध्य रेखा जो है इस पर सीधी किरणें पड़ती हैं। यानी कि अगर सवाल आता है कि वर्ष में कितनी बार भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी, तो क्या आंसर होगा, 2 बार। एक तो 23 सितंबर को और एक 21 मार्च को। और इन्हीं 2 दिन पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए देखो यहाँ पे एक तो बसंत विषुव, एक शरद विषुव, दोनों घटनाएं भूमध्य रेखा पर होती हैं। इसीलिए मेरे प्यारे छात्रों इस रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। तो 3 नाम इसके ध्यान रखेंगे, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा और विषुवत रेखा। ये रेखा पृथ्वी के केंद्र से होकर के जाती है, यानी कि पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। नेक्स्ट बात करें, इस भूमध्य रेखा की यदि हम टोटल लंबाई की बात करें कि भूमध्य रेखा जो है इसकी लंबाई कितनी है, तो आंसर आएगा 40,076 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, तो भूमध्य रेखा की लंबाई 40,076 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम बात करें, इसीलिए भूमध्य रेखा जो है इसे पृथ्वी पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। तो सवाल में अगर ऐसा पूछेगा कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो आंसर क्या होगा, भूमध्य रेखा। और यदि रेखा सबसे लंबी है तो फिर इसी को हम पृथ्वी पर सबसे बड़ा क्या कहेंगे, अक्षांश वृत्त कहा जाता है। फिर से देख लो एक बार, जो रेखा पृथ्वी के केंद्र से होकर के, यानी मध्य से होकर के गुजरती है, उस रेखा को ही क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहा जाता है। दूसरी बात, इसी रेखा को 0 डिग्री अक्षांश, क्योंकि ये रेखा पृथ्वी के केंद्र से 0 डिग्री के कोण का निर्माण करती है। तीसरी हमने बात करी थी कि भूमध्य रेखा पर 23 सितंबर और 21 मार्च को, कौन कौन सी तारीख है, 23 सितंबर है और 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। और इस दिन होने वाली घटना जो है वो शरद विषुव और बसंत विषुव, यानी कि इस कंडीशन में हमारी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कैसी होती है, बराबर होती है।
दोनों विषुव की घटनाएं भूमध्य रेखा पर, इसलिए भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा जो है यह भूमध्य रेखा की लंबाई 40,076 किलोमीटर है और 40,076 किलोमीटर होने के कारण यह सबसे लंबी अक्षांश रेखा है और सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा कौन कौन से महाद्वीप से होके गुजरती है, पहले किसकी बात कर लेते हैं, महाद्वीप कि भूमध्य रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती है। मेरे प्यारे छात्रों, यदि हम इधर से चलें तो सबसे पहले अगर इधर से आएंगे तो सबसे पूर्व में जो महाद्वीप है उस महाद्वीप का नाम है तो उसे कहेंगे एशिया महाद्वीप। तो सबसे पहले किस महाद्वीप से होकर के गुजरती है, तो क्या आंसर आएगा, सबसे पूर्व में भूमध्य रेखा एशिया महाद्वीप से होकर निकलती है। और एशिया महाद्वीप में भी यदि हम देशों की बात करें तो एक आपको छोटा सा द्वीपीय देश है जिसका नाम है किरीबाती। कौन सा है, किरीबाती। इसके बाद आएगा इंडोनेशिया, देश कौन सा है, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के बाद एक आपका देश कौन सा याद रखना है, मालदीव। तो फिर सवाल बनता है कि भूमध्य रेखा एशिया महाद्वीप के कितने देशों से गुजरती है, तो आपका आंसर होगा कि भूमध्य रेखा में एशिया महाद्वीप के टोटल 3 देशों से होकर के क्या होती है, गुजरती है। नेक्स्ट बात करें, यदि फिर आगे चलेंगे तो दूसरा महाद्वीप जो आता है उस दूसरे महाद्वीप का नाम है अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप है, अरे बोलो कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। यानी कि एशिया महाद्वीप के बाद अफ्रीका महाद्वीप में जाएगी। और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर यदि देशों की बात करें तो यहाँ मैं छोटा सा एक अफ्रीका महाद्वीप बना के देखता हूँ। और ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप के किन किन देशों से होकर के, और ये कौन सा महाद्वीप हो गया, अफ्रीका। यदि इस अफ्रीका महाद्वीप में देखें तो यहाँ से होकर के ये एक रेखा है, और ये रेखा कौन सी है मेरे प्यारे दोस्तों, ये रेखा भूमध्य रेखा। कौन सी है ये, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये रेखा आपकी कौन सी है, भूमध्य रेखा। यहाँ पे मैं सबसे पहले फर्स्ट देश की बात करता हूँ, तो ये आपका पहला देश है। यहाँ पे देश कौन सा है, द्वीपीय देश है, फर्स्ट देश है। और सबसे पहले अगर पहले देश की बात करूँ अफ्रीका में कि अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से निकलती है, तो पहला देश है जिसका नाम है साओ टोमे। क्या नाम है, साओ टोमे नाम के देश से निकलती है, साओ टोमे एवं प्रिंसिप। नाम क्या है, तो सबसे पहले ये साओ टोमे एवं प्रिंसिप से जाती है। फिर दूसरा देश आगे जाएंगे तो दूसरा देश आता है नंबर 1। और फिर सेकंड की बात करें तो सेकंड में गैबन। कौन सा देश है, तो सेकंड में गैबन देश है। फिर थर्ड में बात करें तो थर्ड में आपका कौन सा आएगा, कांगो। और फोर्थ में बात करें तो फोर्थ में आएगा कांगो गणराज्य। कौन सा आता है, कांगो गणराज्य। यानी कि कुल कितने देशों से गुजरेगी, तो 5वां देश आता है, और 5वां देश है युगांडा। कौन सा होगा, युगांडा। 6वां देश है, और 6वां देश कौन सा है, केन्या। 7वां देश है, और 7वां देश कौन सा है, सोमालिया। कौन सा होगा, सोमालिया। तो अफ्रीका महाद्वीप से देखें तो कुल कितने देशों से निकलती है, तो आपका आंसर होगा कि कुल 7 देशों से होकर के कौन सी रेखा निकलेगी, तो ये आपकी भूमध्य रेखा निकलती है। देखेंगे फिर से, मैंने कहा सबसे पूर्व में चलेगी। पहले कौन सा महाद्वीप है, एशिया। कितने देश हैं, 3। पहला कौन है, देखो किरीबाती। दूसरा कौन सा है, इंडोनेशिया। तीसरा कौन सा है, मालदीव। उसके बाद कौन से महाद्वीप में जाएगी, अफ्रीका महाद्वीप। पहला देश कौन सा है, साओ टोमे एवं प्रिंसिप। दूसरा गैबन। तीसरा कांगो। उसके बाद कांगो गणराज्य। 5वां युगांडा, और 6वां केन्या। 7वां कौन सा, सोमालिया। टोटल देश कितने हो गए, 10। अब इसके बाद लास्ट में अगर हम बात करें तो लास्ट में यह जो रेखा है भूमध्य रेखा, वह तीसरे कौन से महाद्वीप से निकलती है, तो तीसरा महाद्वीप है मेरे प्यारे दोस्तों। और तीसरा महाद्वीप कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका। तीसरा कौन सा होगा, दक्षिणी अमेरिका।
और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें कि ये रेखा कौन कौन से महादेशों से निकलती है, तो दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत 3 देश याद रखेंगे। कितने देश हैं? 3 देश। सबसे पहले यदि हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएं तो पहला देश आएगा ब्राजील। किस देश से निकलेगी? ब्राजील। दूसरा देश आता है जिसका नाम है कोलंबिया। कौन सा आएगा? कोलंबिया। और तीसरा देश है जिसका नाम है इक्वेडोर। कौन सा है? इक्वेडोर। तो फिर सवाल तो बन के तैयार हो गया। सवाल क्या बना कि भूमध्य रेखा विश्व के कुल कितने देशों से होकर के गुजरती है? तो भूमध्य रेखा कुल 13 देश, कितने देश हैं भाई? 13 देशों से होकर निकलती है। जबकि भूमध्य रेखा कुल कितने महाद्वीपों से गुजरती है? तो 3 महाद्वीपों से गुजरती है। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका। अफ्रीका महाद्वीप में कितने देशों से? 3 देशों से। अफ्रीका महाद्वीप एशिया महाद्वीप में कितने देश? 3 देश। अफ्रीका महाद्वीप में देश कितने? 7। और दक्षिणी अमेरिका में कितनी हो गए? 3। यानी कुल टोटल कितने हुए? 13 देशों से होकर के कौन सी रेखा की बात कर रहे हैं? भूमध्य रेखा। आगे देखो, इसके बाद जब भूमध्य रेखा कौन से महाद्वीप से निकलती है? अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप में याद रखना है कि एक देश पढ़ा अभी हमने, देश का नाम है युगांडा। कौन सा देश है? युगांडा। फिर से बोले, देश कौन सा है? युगांडा। और इस युगांडा के अंदर एक झील है और उस झील का नाम क्या है? तो झील का नाम है विक्टोरिया झील। कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। अच्छा, विक्टोरिया झील से सवाल क्या बनता है भूमध्य रेखा को लेकर के? तो इसमें से सवाल आता है कि भूमध्य रेखा, कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा जो है वह भूमध्य रेखा किस झील से होकर के गुजरती है? तो भूमध्य रेखा गुजरती है कौन सी झील से? विक्टोरिया झील से होके। थोड़ी सी कहानी विक्टोरिया झील की और सुने तो विक्टोरिया झील इस अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। दूसरी बात, अब विक्टोरिया झील जो है, इस झील से होकर के या इस झील से नील नदी का उद्गम होता है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। कैसी नदी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है। यानी कि विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा गुजरती है और नील नदी का यहाँ से क्या होता है? उद्गम होता है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है कौन सी? विक्टोरिया। साथ ही साथ अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत एक नदी है जिसका नाम है कांगो। क्या नाम है? और इसी नदी का नाम है जायरे। तो कांगो या जायरे जो नदी है, ये नदी भूमध्य रेखा को, कौन सी रेखा को? भूमध्य रेखा जो है, इस भूमध्य रेखा को क्या करती है? भूमध्य रेखा को प्रतिच्छेद करती है, यानी कि इसे काटती है। तो देखो सवाल फिर से, ये कहानी पूरी किस रेखा की चल रही है? भूमध्य रेखा की। एक बार फिर से देखेंगे, भूमध्य रेखा वह अक्षांश या काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र के साथ 0 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी के मध्य से गुजरने के कारण इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। वर्ष में 2 बार सूर्य की सीधी किरणें 23 सितंबर 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, जिन्हें क्रमशः शरद विषुव एवं वसंत विषुव कहा जाता है। और दोनों विषुव की घटनाएं भूमध्य रेखा पर होने के कारण इस रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। देन आगे देखें, इस रेखा की लंबाई 40,076 किलोमीटर है। इस कारण ये सबसे लंबी अक्षांश रेखा एवं सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त होता है। अब मुझे ये बताओ कि इस रेखा पर वर्ष में 2 बार दिन और रात बराबर होते हैं, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। इसका मतलब है भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में लगभग वर्ष भर वर्षा होती रहती है। और दूसरी अगर बात करें, वर्ष भर वर्षा के अलावा और क्या होता है? टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वायुदाब कम पाया जाता है, वर्षा अधिक होती है। और हम बात करें तो यहाँ सदाबहार वनों का विस्तार पाया जाता है, जिन्हें अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इस पूरे क्षेत्र को भूमध्य रेखीय जलवायु कटिबंधीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। फिर आगे हम बात करें कि ये जो भूमध्य रेखा है, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध और कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध। नेक्स्ट अगर हम वो बात करें तो ये कितने महाद्वीपों से गुजरेगी? 3 महाद्वीपों से। देश कितने? 13। पहला महाद्वीप एशिया, देश कितने? 3। पहला देखेंगे किरिबाती, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा मालदीव। इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप,
पहला कौन सा है, साओ टोमे एवं प्रिंसिप, दूसरा कौन सा है, गैबन, फिर तीसरा कौन सा है, कांगो, चौथा कौन सा है, कांगो गणराज्य, पांचवा युगांडा, छठवां केन्या और सातवां सोमालिया। 7 देश कौन से महाद्वीप के, अफ्रीका। फिर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कितने होंगे, दक्षिणी अमेरिका में 3, पहला ब्राजील, दूसरा कोलंबिया, तीसरा इक्वाडोर, इस तरीके से कुल कितने, 13। आगे अफ्रीका महाद्वीप में देश कौन सा, युगांडा, झील कौन सी, विक्टोरिया, जिससे होकर के कौन सी रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा। यानी कि भूमध्य रेखा किस झील से गुजरेगी, विक्टोरिया झील से। नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है, विक्टोरिया झील से। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो भी विक्टोरिया। आगे देखेंगे कांगो या जायरी नदी किसे प्रतिच्छेद करती है, भूमध्य रेखा को। अब एक और यहीं पर हम बात करें कि जब भूमध्य रेखा किन किन महाद्वीपों से गुजरती है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन एक सवाल और बनता है, और वो सवाल किसको लेके बनता है, तो अगर ये पूछे हमसे कि भूमध्य रेखा कौन कौन से महासागरों से होकर के गुजरती है, तो महासागर याद रखने हैं कि कुल कितने महासागरों से गुजरती है, तो 3 महासागर। कितने से गुजरेगी, 3। सबसे पूर्व में आएंगे पहले, तो इस भाग में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन मिलेगा, प्रशांत महासागर से गुजरती है। प्रशांत महासागर के बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो प्रशांत के बाद कहाँ जाएगी, तो ये भारत के दक्षिण में हिंद महासागर से निकलती है। फिर अफ्रीका के पश्चिम में देखेंगे तो अफ्रीका के पश्चिम में यही रेखा आपके कौन से महासागर से निकलेगी, अटलांटिक महासागर से होके निकलती है। तो ये पूरी कहानी है किस रेखा की, भूमध्य रेखा की, कि किस प्रकार से भूमध्य रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से, कौन कौन से देशों से होकर के, और क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। एक बार सभी छात्र इसको या तो कॉपी में नोट कर लिया करें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी। तो ये हम लोगों ने बात करी थी, मैं जैसा कि देख रहा हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे की बात करेंगे। तो ये अपनी कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। अब इसके बाद सेकंड यदि हम लोग देखें तो दूसरी रेखा आती है और उसे कौन सी रेखा कहते हैं, तो अभी हम उसका डिस्कस करें कि दूसरी जो है काल्पनिक रेखा उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आती है और उसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा कहेंगे, कर्क रेखा। याद रखें जैसा कि आप लोगों को भी विदित है कि कर्क रेखा जो है आप भी जानते हैं, ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। इसलिए मैं यहाँ से इस तरफ में अगर हम पहले वर्ल्ड का देखते हैं फिर इसमें इंडिया का देखेंगे। लेकिन देखो पॉइंट क्या है अपना, टॉपिक, तो टॉपिक आपका क्या होगा, अक्षांश के अंतर्गत टॉपिक, और वो रेखा कौन सी है, कर्क रेखा। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कर्क रेखा जो है हमारी पृथ्वी पर, यानी कि वह रेखा जो इस पृथ्वी के केंद्र के मध्य से होकर के गुजरती है। अभी तो पढ़ी थी, कौन सी रेखा थी, आपका आंसर आएगा कि मध्य से, तो सर अभी हमने पढ़ी है, कौन सी गुजरती है, भूमध्य रेखा। साथ ही साथ बोला करें, आप जहाँ भी बैठे वहाँ पे बोला करें। अगर आप लोग बोलेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी और याद भी होंगी। ध्यान रखना है, कड़ी मेहनत के साथ लगन जो जुनून को लेकर के तब हमें अपनी सफलता के तरफ आगे बढ़ना है। किसी भी प्रकार की कोई भी अवरोध पैदा ना हो जाए, इन अवरोधों से बचना है। और अवरोधों से बचने का एक ही तरीका है, अधिक से अधिक समय अपनी पढ़ाई पर क्या करें, वेस्ट करें। संपर्क कम लोगों से रखें, पढ़ाई पर ज़्यादा वेस्ट करें। और आप सभी लोगों को पता है कि अभी कुछ समय पहले ही 13 से 16 मई के मध्य में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की डेट भी आ चुकी है, अनाउंस हो गया है। तो आप जो, क्योंकि राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं जो तैयारी करने वाले हैं, भावी पुलिस वाले बनने वाले हैं, उनका जोश जुनून थम गया है। जैसा मैं देख रहा हूँ, भूल चुके हैं कि हमारा पेपर होगा, वो अब सभी का जोश थम चुका है। इसका मतलब है अभी पेपर की डेट आई है, आपको एक बार फिर से उसी जोश के साथ, जिस जोश जुनून के साथ हमने अपनी पढ़ाई को शुरू किया था, उसी जोश जुनून और उसी कड़ी मेहनत के साथ एक बार फिर से लग जाना है।
नौकरी लेनी है, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर कड़ी मेहनत में थोड़ी सी भी कमी आती है तो बस इतना याद आना चाहिए कि थोड़ी सी भी कमी हमारा सिलेक्शन रुकवा सकती है। तो मैं फिर से जो जवान सो चुका है उसे जगाने का प्रयास कर रहा हूं कि जग, और आपने सुना है कि हुट जग, और जब तक आगे बढ़ते रहे, जब तक आगे बढ़ना है तब तक कि हमें सफलता प्राप्त ना हो जाए। और जब तक अगर कहीं पर भी कोई अवरोध आ रहा है उसे हटाने की कोशिश करें। तो 13 से 16 मई सपना आज से देखना स्टार्ट करना है कि 13 से 16 मई तक जो राजस्थान पुलिस का सिलेबस है उसे एक बार तो कम से कम करना ही है। मैं फिर से कह रहा हूं, जिन लोगों के ये ख्वाब है कि मुझे वास्तव में नौकरी लेनी है वो लग सकते हैं आज से। अभी हमारे पास अफिशिएंट टाइम है, क्योंकि अभी मार्च, अप्रैल और 10 दिन मई, यानी टोटल कहें तो 2 महीने 10 दिन है। आप सिलेबस को अच्छे से और 1 या 2 बार कर सकते हैं। एक अच्छी मेहनत करेंगे तो 2 बार भी हो सकता है, और अगर एवरेज मेहनत के साथ चलेंगे, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेहनत करेंगे तो कम से कम एक बार आप सिलेबस को कर सकते हैं। तो मैं फिर से उन्हीं को अवगत करा रहा हूं विशेष तरीके से। आप इस डेट को एक पुनर्बलन के तौर पर देखें, इसको एक आपका ये समझें कि ये डेट हमें अभिप्रेरित कर रही है, बोल रही है कि हुट भाई क्यों सो गया है। आप फिर से तैयारी पर लग सकते हैं और लगना भी चाहिए अगर वास्तव में आपने एक कड़ी मेहनत के साथ अगर तैयारी की है और सपना देखा है। तो सपना पूरा करने का कुछ ही समय के बाद एग्जाम होगा, और एग्जाम के बाद फिर आपके पास क्या बचेगा ये सोच करके तैयारी करें। अब ये भूमध्य रेखा है, मैंने कहा इसके उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत याद रखेंगे कितने डिग्री रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि वो रेखा जो इस पृथ्वी के केंद्र के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 23.5 डिग्री का। उसी रेखा को कर्क रेखा क्या कहा जाता है, तो इसी रेखा को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। सबसे पहले कर्क रेखा वह रेखा जो पृथ्वी के केंद्र के साथ उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री का निर्माण करती है उसे कर्क रेखा कहते हैं, या एक ही शब्द में कहें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा। मेरे प्यारे छात्रों, यदि सवाल में आगे बढ़े तो कर्क रेखा पर 21 जून तारीख कौन सी याद रखेंगे, 21 जून वो तारीख है जिस दिन कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी क्या पड़ती हैं, किरणें पड़ती हैं, इसलिए इसे कर्क संक्रांति कहा जाता है। और कर्क संक्रांति या 21 जून को हमारी जो पृथ्वी है इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा क्या होता है, दिन होता है। इसीलिए 21 जून को 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और ये योग दिवस जो है भारत की पहल पर यूएनओ के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि 21 जून को सूर्य की किरणें जो है वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अब कर्क रेखा भी कौन से महासागर से, कौन से महाद्वीप से होकर के गुजरती है। अगर हम महाद्वीपों की बात करें तो कर्क रेखा भी एक साइड में, यदि मैं महाद्वीपों की बात कर लूँ और एक साइड में यदि मैं महासागर की बात करूँ कि भाई कर्क रेखा कौन कौन से महासागर और महाद्वीप से गुजरती है, तो महासागर तो तीनों में सेम रखने हैं, कर्क, मकर और भूमध्य में। यानी कि सबसे पहले किस महासागर से निकलेगी ये, प्रशांत महासागर से। उसके बाद किससे जाती है, हिंद महासागर से। और उसके बाद किससे निकलेगी, अटलांटिक महासागर। किस महासागर से, अटलांटिक महासागर से होकर के ये गुजरती है। यदि मैं महाद्वीपों में बात करें कि कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती है, तो सबसे पहला एशिया महाद्वीप। सबसे पहला कौन सा है, एशिया महाद्वीप। फिर सेकंड अगर हम लोग देखें तो दूसरा है आपका कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप। और यदि तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका उत्तरी अमेरिका कह लो। वैसे अगर देखा जाए तो ये मध्य अमेरिका से जाती है, लेकिन मध्य अमेरिका में भी, तो मध्य अमेरिका किसका भाग है, तो मध्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है। तो 3 महाद्वीप याद रखेंगे। और मध्य अमेरिका या उत्तरी अमेरिका जो है इसके अंदर ये एक देश है मैक्सिको, उस मैक्सिको से होकर के क्या होती है, निकलती है। तो कर्क रेखा महाद्वीपों में एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका,
महासागरों में प्रशांत, हिंद और अटलांटिक, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, जिस पर 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और 21 जून को वो घटित होने वाली घटना कर्क संक्रांति कहलाती है। और कर्क संक्रांति को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जिसे पृथ्वी पर भी सबसे बड़ा दिन माना जाता है। और 2015 से 21 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आगे बात करें तो महाद्वीपों में बात करेंगे तो 3 महाद्वीपों से गुजरती है, और महासागरों में बात करेंगे तो 3 महासागरों से गुजरती है। अब एक और यहीं पर हम स्टेप देखें कि अगर कौन कौन से देशों की बात करें तो सबसे पहले हम कर्क रेखा का भारत के अंदर अध्ययन करती हैं। यानी कर्क रेखा वो रेखा है जो कि अगर हम लोग देखें कौन से देश में, तो ये भारत के कहाँ से गुजरती है, तो मैंने लिखा मध्य से होकर, कहाँ से होकर के, भारत के मध्य से होकर के गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है। यानी कि ये भारत को 2 भागों में, कितने भागों में, भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, जिसमें एक तो कौन सा भारत है, उत्तर भारत, और दूसरा कौन सा है, दक्षिण भारत। यानी यदि मैं भारत के सापेक्ष इसका अध्ययन करूं कि ये रेखा भारत के अंदर किस प्रकार से और कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है, यदि हम इसका अध्ययन करते हैं कौन सी रेखा में, कर्क रेखा में, तो कर्क रेखा अभी हमने लिखा कि ये भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। मैंने कहा ये रेखा है जो कौन सी है, आपकी कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा भारत के कहाँ से गुजर रही है, मध्य से होकर के। तो सबसे पहले तो हमारे सामने सवाल ये बनता है कि कर्क रेखा जो है इसके उत्तर में उपोष्ण कटिबंध पाया जाता है, जबकि दक्षिण में उष्ण कटिबंधों का विस्तार है। अगला सवाल हम लोग देखें कि यदि मान लो ये रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है, यानी कि कौन सी रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को ही किस नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर आएगा कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में, एक उत्तर भारत और दूसरा दक्षिण भारत। आगे बात करें कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है भाई, तो आपका आंसर क्या आएगा, 8 राज्यों से। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटेगी, 2 भागों में। उत्तर वाले को क्या कहेंगे, उत्तर भारत, दक्षिण वाले को दक्षिण भारत। उत्तर में किस प्रकार का क्षेत्र, उपोष्ण, दक्षिण में किस प्रकार का, उष्ण। अब देश की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, तो राज्यों में देखो सबसे पहले गुजरात, फिर गुजरात के बाद कौन सा आएगा, राजस्थान, फिर राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। कौन सा आता है, मिजोरम। यानी कि कर्क रेखा जो है वो टोटल कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। याद रखेंगे कर्क रेखा की राजस्थान जो है इसमें लंबाई कैसी है, न्यूनतम कितने किलोमीटर है, 26। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कैसी है, अधिकतम, और अधिकतम कितनी है, 1600 किलोमीटर। सवाल समझ में आया। कर्क रेखा की भारत में सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। कर्क रेखा की भारत में सबसे कम लंबाई राजस्थान 26 किलोमीटर। आगे देखो झारखंड की राजधानी, और इस राजधानी का नाम क्या है, तो आपका आंसर है क्या है, रांची। रांची झारखंड की क्या है, राजधानी। और इस पे सवाल बनता है कौन सी रेखा को लेके, कि कर्क रेखा के सर्वाधिक, क्या बनेगा, कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक राजधानी कौन सी है, तो सर्वाधिक नजदीक राजधानी या शहर पूछेगा तो क्या आंसर आएगा, रांची। रांची वह शहर या राजधानी है जो कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक है, जबकि त्रिपुरा की राजधानी का नाम क्या है, अगरतला। और अगरतला कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक दूसरी राजधानी है। कौन सी होगी, दूसरी। सर्वाधिक नजदीक रांची है, जबकि अगरतला दूसरी सर्वाधिक नजदीक है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में सबसे नजदीक राजधानी कौन सी होती है, अगरतला होगी। नेक्स्ट देखेंगे, एक राजधानी है जो यहाँ पर स्थित है और इस राजधानी का नाम है
तिरुवनंतपुरम। कौन सी राजधानी है? तिरुवनंतपुरम। किस राज्य की राजधानी है भाई? तो तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी होगी? केरल। इसमें ध्यान रखना है कि अगर सवाल में ये पूछे कि कर्क रेखा से सर्वाधिक, क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक दूर राजधानी कौन सी होगी? तो आंसर क्या देंगे? कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर राजधानी तिरुवनंतपुरम होती है, जबकि सर्वाधिक नजदीक राजधानी रांची है। अच्छा, राजस्थान की राजधानी का नाम क्या है? तो राजस्थान की राजधानी क्या है भाई? आपका आंसर आएगा सर जयपुर। और जयपुर कर्क रेखा, कहां पर? कर्क रेखा पर स्थित, कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में सर्वाधिक नजदीक राजधानी। फिर से देख लो, अगर मैंने कहा कर्क रेखा पर स्थित सर्वाधिक नजदीक राजधानी तो कौन सी है? रांची। मैंने कहा कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर राजधानी, तो आपका आंसर क्या आया? सर्वाधिक दूर राजधानी तिरुवनंतपुरम केरल है। जबकि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में सर्वाधिक दूर राजधानी अगर पूछेगा तो सर्वाधिक दूर राजधानी कौन सी है? जयपुर, जो किस राज्य की है? राजस्थान। फिर एक और सवाल बनता है राजस्थान को ही लेकर के कि ये रेखा राजस्थान जो है, इस राजस्थान के कितने जिलों से होकर के गुजरती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने पढ़ा है कि कर्क रेखा राजस्थान में एक तो कौन सा जिला है? बांसवाड़ा, जिसमें 25 किलोमीटर, और एक आपका जिला है डूंगरपुर, और डूंगरपुर में 1 किलोमीटर। तो कर्क रेखा राजस्थान के कुल कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से। एक कौन सा है? बांसवाड़ा, और दूसरा कौन सा है? डूंगरपुर। अच्छा, बांसवाड़ा में एक नदी बहती है, और उस नदी का नाम क्या है? तो बांसवाड़ा में जो नदी बहती है वह नदी कौन सी है? माही नदी। और माही नदी जो है वो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? तो ये 2 बार काटती है। फिर से देख लो इस पूरी कहानी को। भारत पृथ्वी के केंद्र से 23.5 डिग्री का जो उत्तरी गोलार्ध में कोण बनाती है, यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। सूर्य की किरणें कब चमकेंगी? 21 जून को, जिसे क्या कहेंगे? कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, यानी पृथ्वी पर भी सबसे बड़ा दिन। उत्तरी गोलार्ध में इस समय पर ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम लोग बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। हमारे यहाँ पर मानसून का आरंभ होता है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में प्रवेश होगा। साथ ही साथ 2015 से यूएनओ के पहल पर इसे क्या बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। फिर कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से? 3। पहला कौन सा? एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। महासागर प्रशांत, हिंद और अटलांटिक, 3 महासागर। फिर यही रेखा भारत के कहाँ से गुजरती है? मध्य से होकर के, यानी भारत को कितने भागों में बांटेगी? 2 भागों में, एक उत्तर भारत, दूसरा दक्षिण भारत। जब 2 भागों में बांटती है तो उत्तर को उपोष्ण कहते हैं, उत्तर वाले को क्या कहेंगे? उपोष्ण कहा जाता है, और दक्षिण वाले को क्या कहेंगे? उष्ण कहते हैं। कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। सबसे पहले किस राज्य की बात करें? गुजरात से जाएगी। फिर दूसरा कौन सा होगा? राजस्थान। तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6वां वेस्ट बंगाल, 7वां त्रिपुरा, 8वां मिजोरम। पूर्वोत्तर में कितने राज्यों से? 2, मिजोरम और त्रिपुरा। और इसके बाद सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, न्यूनतम लंबाई राजस्थान 26 किलोमीटर। राजस्थान के कितने जिलों से? 2। पहला कौन सा है? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में 25 किलोमीटर। माही नदी कितनी बार काटेगी? 2 बार। और डूंगरपुर कौन सा राज्य है? डूंगरपुर जिले में कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर। आगे कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर राजधानी, तो कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर राजधानी पूछेगा तो केरल की कौन सी होगी? तिरुवनंतपुरम। जबकि कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक राजधानी या शहर पूछेगा तो रांची, जो किसकी राजधानी है? झारखंड की। और पूर्वोत्तर भारत में सर्वाधिक नजदीक अगरतला, जो कि भारत की दूसरी कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक राजधानी है। फिर 8 राज्य जो हमने पढ़े हैं, इनमें सर्वाधिक दूर कौन सी है? तो ये राजस्थान
राजस्थान की जयपुर। कौन सी होगी? राजस्थान की जयपुर होगी। तो इस तरीके से ये क्राइटेरिया पूरा कौन सी रेखा का होगा? कर्क रेखा का। यहां से पहले हम लोगों ने बात करी है कौन सी रेखा की? भूमध्य रेखा, जो कि पृथ्वी के मध्य से होकर के गुजरती है। और यहां हम बात कर रहे हैं कौन सी रेखा की? कर्क रेखा की, जो कि पृथ्वी के केंद्र के साथ 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। और साथ ही साथ ये रेखा भारत के कहां से गुजरती है? मध्य से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वो भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और याद रखना है लास्ट क्वेश्चन, झारखंड में एक नदी है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा। कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी जो है ये भी कर्क रेखा को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। मान लो कभी आप सवाल देख रहे हैं और सवाल में माई नदी ऑप्शन में ही नहीं है, और हमने पढ़ा है कि माई नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर आंसर क्या होगा? स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के अंतर्गत भी कर्क रेखा को क्या करती है? काटती है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने एक तो कौन सा डिस्कस किया था कि भूमध्य रेखा की क्या स्थिति है, कौन सी रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, कौन से देश से, कौन से महाद्वीप से निकलती है, क्या इंपॉर्टेंस है, कहां से कहां ये परिवर्तन करती है। सेकंड, कर्क रेखा के बारे में देखा, वैश्विक क्या है, महासागर कौन सा है, महाद्वीप कौन सा है, और फिर इसकी भारत में स्थिति क्या है। तो ये सब हम लोगों ने बातें करी। तो कल फिर हम लोग नेक्स्ट इसको पार्ट 4 आएगा अपना, उसमें हम लोग मकर रेखा, एक तो कौन सी है? मकर रेखा याद रखेंगे। और मकर रेखा के अलावा इसके अंदर कुछ विशेष ऐसे पॉइंट्स हैं जो अक्षांश को लेकर के अगर सवाल आता है तो उन सवालों की हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से सवाल आ सकता है और क्या सवाल आ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही, और आप सभी को राधे राधे एवं शुभ रात्रि, गुड नाइट।